नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ललित मोदी विवाद पर सुषमा स्वराज की सफाई से विपक्ष असंतुष्ट। कांग्रेस ने कहा सुषमा ने की थी मदद, सरकार ने इस्तीफे की मांग फिर की खारिज। बिहार को विशेष पैकेज पर शिवसेना ने उठाए सवाल, कहा पहले महाराष्ट्र की ओर देखें प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार से मिले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। असम और पश्चिम बंगाल में जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर, अब तक 100 से ज्यादा मौतें। असम जाएगी विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम। यमन के रिहायशी इलाकों में सऊदी अरब का सबसे बड़ा हवाई हमला, 120 से ज्यादा लोगों की मौत। 5 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान। रोलेंट ऑल्टमेंस होंगे हॉकी इंडिया के नए कोच। पॉल वैन ऑस की लेंगे जगह। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी संघ की बैठक में फैसला। ललित मोदी विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सफाई को कांग्रेस और वाम दलों ने मानने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दावा किया कि ललित मोदी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की थी। ललित मोदी विवाद पर संसद में 4 दिन से अवरोध के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर सफाई दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन सरकार को सिर्फ ये लिखा था कि वे कानून के मुताबिक ललित मोदी की यात्रा दस्तावेजों का फैसला करें। विदेश मंत्री ने ब्रिटिश सांसद कीथ वॉस को फोन करने से भी इनकार किया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि वो पहले दिन से इस मामले पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। हालांकि कांग्रेस और वाम दल विदेश मंत्री की सफाई से संतुष्ट नहीं हैं। कांग्रेस का कहना है कि ललित मोदी ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। बिना किसी सरकार के पूछे आप स्वयं फोन उठाकर कहते हैं, इसके मायने क्या होते हैं? स्पष्ट रूप से उसको सिफारिश कहा जाता है, उसको किसी चीज के पक्ष में एंडोर्समेंट कहा जाता है, समर्थन कहा जाता है। तो ये तो विरोधाभास है, इन्होंने जो पहले कहा और अब कहा। Let an investigation be ordered, and till that is the common norm in our country, till this investigation is on, the person concerned demits office. If there is nothing wrong, why are you afraid of doing this? ललित मोदी विवाद के सामने आने पर भी सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था। तब ललित मोदी को दी गई मदद को मानवता से जोड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार और विपक्ष ने ललित गेट और व्यापम घोटाले पर संसद में अपना रुख नरम करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस जहां बीजेपी नेताओं से इस्तीफा मांग रही है, वहीं सरकार ने फिर इससे इनकार कर दिया है। उधर समाजवादी पार्टी ने इस्तीफे की मांग को कांग्रेस बनाम बीजेपी की आपसी खींचतान करार दिया। मॉनसून सत्र के पहले 4 दिन विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध की भेंट चढ़ गए। सरकार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। सरकार की दलील है कि सुषमा स्वराज ने कुछ गलत नहीं किया है। वहीं अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर संसद में चर्चा होगी तो यही मापदंड विपक्षी शासित राज्यों के लिए भी होना चाहिए। As things stand, Parliament normally does not discuss issues of the states. But if the Congress and some other parties do think that no, House's business can be decided by us, we want to take up Yapam, all right. Together with that, then take up also these, because they are also states issues. That is what we have done. We are only putting that forward. हालांकि कांग्रेस अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस मसले पर पार्टी को वाम दलों और जेडीयू का समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस का नजरिया और हमारे साथ जो लोग पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन तीनों को रिजाइन करना चाहिए, हम आज भी उस पर कायम हैं। If not she resigns, what is the accountability? So we are asking she has to step down. There can be a meaningful structured debate inside Parliament. There can be an impartial, fair investigation outside Parliament. जब तक मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होता,
तब तक संसद कैसे चले। लेकिन समाजवादी पार्टी के रुख में बदलाव दिख रहा है। वो अब चर्चा के पक्ष में दिख रही है। पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कहा शुरू से कि नाम सुषमा जी को दोषी मानते हैं जो उनसे इस्तीफा मांगे, और मुख्यमंत्रियों के बारे में भी हमारी पार्टी की राय है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए। कांग्रेस की कोशिश इस मसले पर सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएमएम, एनसीपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ इस मसले पर बैठक भी कर चुके हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस, टीएमसी और बीजेडी ने भूमि संशोधन बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है। बीजेडी और टीएमसी ने भूमि बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति को अपनी राय लिखित में भेज दी है। वहीं कांग्रेस सोमवार को होने वाली बैठक में अपने संशोधन पेश करने की तैयारी में है। पीटीआई के मुताबिक टीएमसी ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा भी भूमि कानून में संशोधनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। वहीं बीजेडी ने सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन वाला प्रावधान दोबारा जोड़ने की मांग की है। दूसरे दल भी जल्द ही अपने सुझाव देंगे। जेपीसी के 30 सदस्यों में से 11 बीजेपी सांसद हैं, इसलिए संशोधन बिल को बहुमत से पारित कराने के लिए 5 और सदस्यों के वोट की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई रैली के बाद चुनावी सरगर्मी अचानक तेज हो गई है। उन्होंने बिहार की जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार को राज्य के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री ने वादा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने पर 24 घंटे बिजली और पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति की जाएगी। भारत माता की। मुजफ्फरपुर की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। यहां उन्होंने सत्तारूढ़ जेडीयू और आरजेडी गठबंधन पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन से लेकर राजनीतिक छुआछूत के लिए जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने हमारे साथ क्या किया, मुझे दुख इस बात का है कि आपने बिहार की जनता के साथ क्या किया। यहाँ के लोग जंगल राज से मुक्ति के लिए आपके पीछे खड़े हो गए और आज फिर से आप बिहार को उसी जंगल राज की ओर घसीट रहे हो। प्रधानमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की आड़ लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने बिहार की जनता से एनडीए की सरकार बनने में सहयोग की अपील की और बदले में रोजगार, 24 घंटों बिजली और घर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने का वादा किया। आज इतना बड़ा बिहार 300 मेगावाट बिजली के भी आप मालिक नहीं हो, जबकि आपको 5000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। ये सरकारों ने सिर्फ 300 मेगावाट बिजली बनाई है, बाकी बिजली ये बना पाएंगे क्या? इतने सालों में बिजली नहीं दे पाए, वो दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे क्या? मैं वादा करता हूं, मेरा अनुभव है, मैंने करके दिखाया है। मैं बिहार में 24 घंटे घरों में बिजली देने का वादा करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सत्र खत्म होते ही बिहार के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा। एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री ने इससे पहले दिन में बिहार के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बिहार में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली के बाद ये साफ हो गया है कि ये मुकाबला ब्रांड नीतीश कुमार और ब्रांड नरेंद्र मोदी के बीच होने वाला है। कैमरामैन शिवी सुदर्शन के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे महज शिष्टाचार मुलाकात करार दिया, तो उधर मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जेडीयू आरजेडी के साथ कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं एनडीए सहयोगी शिवसेना ने भी आर्थिक पैकेज को चुनाव के बजाय विकास के लिए देने की वकालत की है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात सियासी मायनों में अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य का अभिभावक बताया। हालांकि सिन्हा ने इस मुलाकात को तवज्जो नहीं दी और इसमें किसी तरह की राजनीति से इनकार किया। उधर मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक आरोप का जवाब दिया। मुजफ्फरपुर की रैली में बिजली पर बहुत भाषण दिया, हालांकि जब वो बोल रहे थे तो कोई रिस्पांस उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि बिजली की स्थिति में सुधार आया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के चुनावी वादे पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले 1 साल में बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। अच्छा दिन का क्या हुआ ये बोलना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। और जुआ जुबती करे हुंकार, और कहाँ गया हमारा रोजगार जो आप बोले थे। मोदी जी शुड एक्सेप्ट दैट व्हाटएवर डेवलपमेंट हैपेंड इन बिहार is also the contribution of the UPA government. जो उधर हुआ है वो भी UPA का contribution है। So what is to be done there? इन्होंने पिछले 1 साल में कुछ नहीं किया है। वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा कि विशेष पैकेज चुनाव वाले राज्यों को देने की बजाय संकटग्रस्त महाराष्ट्र को दिया जाना चाहिए। मोठमोठ्या मदती ह्या जाहीर केल्या जात आहेत। बिहारला मोठं पॅकेज दिलं द्या ना, बिहारला द्या, पण जिथे आता एक संकट आहे त्या संकटात पहिल्यांदा तुम्ही धावून आलं पाहिजे। ठीक आहे, आज महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका असत्या तर कदाचित हे पॅकेज महाराष्ट्राला मिळालं असतं। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल अक्टूबर में होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्य के मुजफ्फरपुर में रैली की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच आम आदमी पार्टी भी बिहार चुनाव में एनडीए को घेरने की तैयारी में है। चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद पार्टी एक टीम बिहार भेज रही है जो एनडीए सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। जेडीयू ने इस कदम का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी भले ही बिहार विधानसभा चुनाव ना लड़ रही हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के खिलाफ प्रचार करेगी। इसके लिए दिलीप पांडे और राघव चड्ढा की अगुवाई में पार्टी के 20 सदस्यों की टीम रविवार को बिहार चुनाव प्रचार के लिए रवाना होगी। बिहार में जाके पूरे बिहार के लोगों को बताएंगे कि मोदी कितने खतरनाक हैं और उनका गुजरात मॉडल क्या है और अपने विरोधियों के साथ किस तरीके से बर्ताव कराते हैं। जेडीयू का कहना है कि इससे बिहार में जनता दल गठबंधन को फायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ जनता दल के गठबंधन को उसका फायदा होगा। उनके चुनाव लड़ने से, उम्मीदवार उतारने से कन्फ्यूजन बनता और मोदी सरकार के मुकाबले के प्रतीक के रूप में वहाँ पे श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन है, तो निसंदेह हमें इसका फायदा होगा। बीजेपी ने इसे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। केजरीवाल जी अपना कार्यक्षेत्र छोड़कर, अपना परफॉर्मेंस दिखाना छोड़कर जो पूरे देश में भागना चाहते हैं, इसके पीछे क्या उनका मकसद है देश की जनता जानती है। दिल्ली में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकातों ने दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती नजदीकियों के संकेत पहले ही दे दिए थे। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और समर्थकों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की थी। ऐसे में बीजेपी गठबंधन को बिहार में आम आदमी पार्टी से भी टक्कर लेनी पड़ेगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ताबिंदा सितारा, जिनकी आवाज से दमकी गजल और बॉलीवुड की दुनिया भी। मिलिए शख्सियत में उस्ताद राशिद खान से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
मीडिया मंथन में आज हम कानून से जुड़ी पत्रकारिता के स्वरूप और उससे जुड़े पेशागत पेंचों पर चर्चा करेंगे। पत्रकार उस चीज़ को पत्रकार के हिसाब से देखता है, वो एक एडवोकेट, उसको जो न्यूज जजमेंट है उसका, वो एक पत्रकार वाला नहीं होगा। जो वकील है उस कंसर्न कोर्ट में मामले को इतना खींच देते हैं कि उसके प्रति जो दिलचस्पी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं कि कुछ खास तरह की खबरें जाएं और खास तरह की ना जाएं। मैं ये मानता हूँ कि जितना हम लोगों को अटेंशन निचली अदालतों पे देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मीडिया मंथन रविवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पीएमटी फर्जीवाड़ा के 11 साल पुराने एक मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई गई है। खंडवा कोर्ट ने देवेंद्र कौशल और अमलेंद्र कुमार को दोषी मानते हुए 5,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 5-5 साल की सजा सुनाई है। वहीं सबूतों के अभाव में तीसरे आरोपी विनय कुमार को बरी कर दिया गया। वहीं पीएमटी के ही दूसरे मामले में 2 आरोपियों संत कुमार और तरुण कुमार को बरी कर दिया गया। इस मामले में तीसरा आरोपी मनीष अब भी फरार है। खंडवा पीएमटी का ये मामला साल 2004 का है। इनमें कुल 7 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 21 आरोपी बनाए गए। स्पेशल कोर्ट ने इन्हीं 7 मामलों में से 2 मामलों में फैसला सुनाया। परीक्षा के संबंध में था। 2004 में परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें मूल परीक्षार्थी के जगह एक फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए पाया गया था, उसको पकड़ा गया था और इस संबंध में ये मामला था। इसमें कुल 3 मुलजिम थे। 3 मुलजिम में 2 को सजा हुई है और एक मुलजिम जो रैकेटियर था वो बरी कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश का पहला मामला था जिसमें आज फैसला हुआ है व्यापम संबंधित में। पश्चिम बंगाल और असम में जापानी इंसेफेलाइटिस से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से असम में अब तक 66 और पश्चिम बंगाल में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हालात से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों का एक दल असम भेजने का फैसला किया है। असम और पश्चिम बंगाल में जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित मरीजों के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ असम में इस बीमारी से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों का एक दल असम भेजने का फैसला किया है। शनिवार को समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मदद तत्काल मुहैया कराई जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल में इस बीमारी से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच शनिवार को उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ फिर उच्च स्तरीय बैठक की। Vaccine are coming from the central government. It's a new one. So our government will take up the matter to the center. I am preparing papers and I will take up the matter with the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. जापानी बुखार से लगातार हो रही मौत को लेकर उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने पहले भी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया था। तब उन्होंने अस्पताल परिसर में गंदगी पर नाराजगी जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काले धन पर रोक के लिए गठित एसआईटी ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में काले धन पर लगाम के लिए कई प्रावधान सुझाए हैं। इनमें क्रिकेट में सट्टेबाजी रोकने, स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाले दान को टैक्स दायरे में लाने की बात कही गई है। जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने कहा कि शेयरों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी पर सेबी को और बारीक नजर रखनी चाहिए। काले धन की जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और कई धार्मिक संस्थाएं चंदे यानी डोनेशन के नाम पर करोड़ों रुपए नकद चंदा लेती हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाया जाता। एसआईटी ने कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी, शेयरों की कीमतों में अचानक उछाल और छद्म कंपनियों के जरिए कर चोरी से काले धन को बढ़ावा मिल रहा है। एसआईटी ने शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं को मिल रहे चंदे की कड़ी निगरानी करने की सिफारिश की है। क्रिकेट और शेयर बाजार में काले धन पर काबू के लिए नए नियम बनाने को कहा गया है। सेबी से शेयर बाजार में असामान्य उतार चढ़ाव पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेबी को पी नोट से जुड़े केवाईसी प्रावधान सख्त करने चाहिए और छद्म कंपनियों की पहचान के काम में तेजी लाई जानी चाहिए। जानकारों ने भी काले धन पर कानून को कड़े करने की बात कही है। एसआईटी का जो
रिकमेंडेशन है, उनका सिफारिश यही है कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स में जो लोग पैसे देते हैं वो कंपनी के नाम के बजाय उनमें व्यक्ति का नाम होना चाहिए। उसमें फिर आपको हमें सबको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो फिर इससे फिर इन लोगों का फिर ये एक जो काला धन का जो एक भारत आने का जो एक रास्ता होता है वो फिर बंद हो सकता है। केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में काले धन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के गठन के बाद विदेशों में जमा काले धन के मामले में कई खाता धारकों के नाम भी सार्वजनिक हुए हैं। देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए कानून भी इस साल 1 जुलाई से लागू हो चुका है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्री संत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला समेत सभी 36 आरोपी आज बरी हो गए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन्हें आरोपी बनाने से इनकार कर दिया। इधर बीसीसीआई ने कहा कि फिलहाल इन खिलाड़ियों पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। इसमें सबूत के अभाव में सभी 36 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसमें क्रिकेट खिलाड़ी एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला भी शामिल हैं। आईपीएल के मैच फिक्सिंग के चार्जेस विचाराधीन थे। आज माननीय अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। मामले में बरी हुए खिलाड़ियों ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए क्रिकेट में अपनी वापसी की उम्मीद जताई है। अभी कोशिश यही करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ट्रेनिंग शुरू करें प्रॉपर्ली और आई कैन गेट परमिशन फ्रॉम बीसीसीआई टू यूज द फैसिलिटी सो दैट आई कैन गेट फिट एंड कम इनटू द सिलेक्शन प्रोसेस। आई एम फ्री आउट ऑफ दिस। 2 साल का जो टेंशन वाला माहौल था, जो तनाव था, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स था, इट्स ओवर नाउ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमिंग फ्यूचर। जो इतना बुरा टाइम मेरे परिवार ने और मैंने देखा और उस चीज से मैं आज निकला हूँ। एक गंदा सपना था मेरी फैमिली के लिए, उससे आज मैं दूर हुआ हूँ। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों और बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। That's the selectors and the board to decide. Yeah, if they have not done anything, why should they be punished? कोर्ट ने 23 मई को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और शनिवार को आरोप तय किए जाने थे। 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 42 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील समेत 6 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति के रूप में 3 साल पूरा करने पर कल राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और केंद्रीय मंत्रियों समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 4 किताबों का विमोचन किया। इनमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चुनिंदा भाषणों की 2 किताबें शामिल हैं। इसके अलावा अबोर्ड अंडर द डूम और राइट ऑफ द लाइन द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड शामिल हैं। इस किताब में साल 1773 से 2015 तक राष्ट्रपति के अंग रक्षकों के बारे में जानकारी दी गई है। कैंसर से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे राज्यसभा सांसद और बीजू जनता दल के नेता कल्पतरू दास का शनिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 65 साल के कल्पतरू दास ने तड़के करीब 3:45 बजे अंतिम सांस ली। कल्पतरू दास पिछले साल ही राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले वो उड़ीसा सरकार में 2012 से 2014 के दौरान कैबिनेट मंत्री भी रहे। 40 साल के राजनीतिक करियर के दौरान वो 4 बार उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1997 में बीजू जनता दल की सदस्यता ली और 2012 में पार्टी के उपाध्यक्ष बने। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने यमन में 5 दिन के लिए संघर्ष विराम का ऐलान किया है ताकि आम नागरिकों तक राहत और मदद पहुंच सके। यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी के आग्रह पर इस संघर्ष विराम का ऐलान किया गया, लेकिन गठबंधन सेना का कहना है कि संघर्ष विराम के दौरान हूती विद्रोहियों की सैन्य हरकत होने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। संघर्ष विराम की ये घोषणा ताइज सूबे में सऊदी हवाई हमले के बाद हुई है, जहां आम लोगों समेत 120 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है।
हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आबादी वाले इलाकों में बमबारी करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इसी महीने की शुरुआत में भी एक हफ्ते का संघर्ष विराम हुआ था, जो विफल हो गया। हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रोलेंट ओल्टमेंस को भारतीय हॉकी टीम का नया कोच बनाया है। ओल्टमेंस के रियो ओलंपिक तक भारतीय हॉकी टीम के कोच बने रहने की उम्मीद है। ओल्टमेंस को पॉल वैन ऑस की जगह टीम का नया कोच बनाया गया है। ओल्टमेंस को कोच बनाने का फैसला भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। हॉलैंड के ओल्टमेंस करीब 3 साल से भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वैन ऑस भारतीय हॉकी में चौथे विदेश कोच हैं जो विवाद के बाद बाहर हुए हैं। वैन से पहले टेरी वॉल्श, होजे ब्रासा और माइकल नॉब्स भी विवाद के बाद हटाए गए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 87वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में समारोह में देश के जाने माने वैज्ञानिक शामिल हुए। इस मौके पर कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा टीवी के वरिष्ठ सहायक संपादक अरविंद कुमार सिंह को कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री सिंह राज्यसभा टीवी में सहायक संपादक हैं। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 में कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर जीत का परचम लहराया था। इस दौरान फौज ने तमाम मुश्किलों के बीच बहादुरी और जांबाजी की अनोखी मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। ललित मोदी विवाद पर सुषमा स्वराज की सफाई से विपक्ष असंतुष्ट। कांग्रेस ने कहा सुषमा ने की थी मदद, सरकार ने इस्तीफे की मांग फिर की खारिज। बिहार को विशेष पैकेज पर शिवसेना ने उठाए सवाल, कहा पहले महाराष्ट्र की ओर देखें प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार से मिले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। असम और पश्चिम बंगाल में जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर, अब तक 100 से ज्यादा मौतें। असम जाएगी विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम। यमन के रिहायशी इलाकों में सऊदी अरब का सबसे बड़ा हवाई हमला, 120 से ज्यादा लोगों की मौत, 5 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान। और रोलेंट ओल्टमेंस होंगे हॉकी इंडिया के नए कोच, पॉल वैन ऑस की लेंगे जगह। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी संघ की बैठक में फैसला।